हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो उनको इस वीडियो का लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारा द्विघात समीकरण चल रहा था बच्चों। क्या चल रहा था? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हमारा 4.4 चल रहा था। क्या चल रहा था? 4.4। ठीक बच्चों, तो 4.4 के कुछ सवाल हमारे हो गए थे और कुछ ही सवाल अभी बाकी रह गए हैं। आज उनको कंप्लीट करवा देंगे, हमारा द्विघात समीकरण आज से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सवाल अभी हमारे बाकी रह गए हैं वो शब्द संबंधित समस्या वाले हैं। कौन से हैं? शब्द संबंधित समस्या वाले। तीन ही सवाल हैं आज इसमें। 4.4 में आपके बच्चों तीन ही सवाल हैं शब्द संबंधित समस्या वाले। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज इनको खत्म कर देंगे। आपका द्विघात समीकरण बच्चों समाप्त हो जाएगा। कल से नया चैप्टर शुरू होगा आपका त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, क्या शुरू होगा? त्रिकोणमिति। जो भी आपका बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड वालों की तो एग्जाम डेट आ गई है, 18 फरवरी से 12 मार्च तक है। तो अब आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पहले हम उनको कराएंगे। इसके बाद जैसे परीक्षा आपकी नज़दीक आएगी, आपको हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का उन सवालों को कराया जाएगा जिनकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आप डाल लीजिए यहाँ पर 4.4। क्या डालेंगे बच्चों? 4.4। ठीक है बच्चों, जो भी सवाल इनके बाकी हैं उनको आज कर लेंगे। आज से हमारे द्विघात समीकरण बच्चों समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? देर न करते हुए सवालों को पढ़ते हैं। पहला सवाल बच्चा दे रखा है इसमें कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। हमसे कह रहे हैं क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुनी। चलो, तो ना तो हमें लंबाई पता है ना तो हमें चौड़ाई पता है, तो हम कुछ मान लेते हैं। हमेशा अज्ञात राशि मानते हैं और अज्ञात राशि चर होती है। ठीक है ना, अल्फाबेट जितने भी होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहा है बच्चों कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। तो मानो आप भैया, माना माना चौड़ाई x। कितना मान लोगे बच्चों? माना चौड़ाई x और लंबाई, लंबाई क्या कह रहा है बच्चों? लंबाई कह रहा है बच्चों कि चौड़ाई का 2 गुना। कितना? हमने आपको शब्द संबंधी समस्या वाले सवाल बताने से पहले कुछ शब्दों को लिखवाया था। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखे होंगे तो आपको हमारे उस शब्दों के विषय में जानकारी मिल गई। जो भी बच्चा शुरू से हमारी वीडियो देखेगा द्विघात समीकरण का 100% गारंटी है उसको द्विघात समीकरण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल में हर एक सवाल का, उस सवाल को करने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवाया। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे क्लास में क्या है कि हमारा पहला वसूल है कि रटना नहीं है। चीज़ों को समझाया जाता है, चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। अगर आप चीज़ों को रटोगे तो एक समय के बाद वो चीज़ें क्या होंगी? भूल जाएंगी आपको। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आप कल के जाके अपने छोटे भाइयों को भी समझा सकते हो, आप खुद में और बेहतर अपने आप को कर सकते हो। रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। ठीक है ना, इसलिए हम सब बच्चों को क्या करते हैं? मना करते हैं, रटना नहीं, चीज़ों को समझो। हम हर एक लेक्चर में हर एक सवाल को, जो भी हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए, सबको एकदम डिटेल में फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। ठीक है, अगर आपको द्विघात समीकरण हमारा पहला क्लास जो अब हमारा है वहां से आप स्टार्ट करके देखेंगे, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने सब उन शब्दों को लिखवा रखे हैं जो सवालों में समस्या पैदा कर देते हैं। आप वहां पर जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। हमसे क्या कह रहे हैं? लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। गुना का मतलब होता है गुणा, हमने लिखवा रखा है। तो भैया चौड़ाई का कितना गुना? 2 गुना, मतलब गुणा कर दो। गुणा का मतलब होता है गुणा कर दो। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2x। ठीक है ना, चलो अब क्या कह रहा है? और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना बच्चों? क्षेत्रफल दिया है
800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यदि कह रहे कि यदि आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, संभव कब होगा? हमने कल वाले लेक्चर में, कल वाली क्लास में बताया था कि अगर कोई चीज, जिस चीज का अस्तित्व है तभी आप द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हो। अगर अस्तित्व नहीं है तो आप सवालों को हल नहीं कर सकते। कल हमने 3 कैटेगरी बताई थी, एक बार वन शॉट उसको रिपीट कर दे रहे हैं। हमने क्या बताया था? अगर डी का मान हमारा 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का, कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। मूलों का अस्तित्व है। यदि डी का मान 0 है तब भी मूलों का अस्तित्व है। तब भी क्या है? तब भी मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। यदि डी का मान 0 से छोटा है तब मूलों का अस्तित्व नहीं। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी बन रही बच्चों जिनमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या बोला हमने बच्चों? सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसे बन रही है जिसपे मूलों का अस्तित्व नहीं, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या कर दें? ब्लैक मार्कर से दिखा दें, इसपे मूलों का अस्तित्व नहीं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमसे अगर पूछ रहा है क्या एक आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है, तो ये संभव या नहीं संभव है वो कहाँ से पता लगेगा? जब तक हम द्विघात समीकरण का विविक्त कर ये डी नहीं निकाल लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डी ही हमें बताता है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो अगर समीकरण का अस्तित्व मूलों का होगा तभी संभव है बनाना, अगर अस्तित्व नहीं है तो संभव नहीं है बनाना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले हम इनको सरल करके एक समीकरण बनाएंगे, इस समीकरण का क्या निकालेंगे? विविक्त कर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसको डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी, और डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो अगर इनमें से ये दो कंडीशन बन गई तब तो भैया हमारा क्या है? अस्तित्व है और आम की बगिया बनाना संभव है। अगर ये वाला बन गया तो बच्चों आम की बगिया बनाना संभव नहीं है। संभव पॉसिबिलिटीज के कितने कंडीशन? देखो, पॉसिबिलिटी के होने की कितनी दशाएं हैं? पॉसिबिलिटी की होने की 2 दशाएं और पॉसिबिलिटी होने की नहीं है 1 दशा है। मतलब अगर संभव है तो विभक्त कर आप निकालोगे तो या तो डी का मान 0 से बड़ा होगा या तो डी का मान 0 के बराबर होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा है तो संभव नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर इसमें सवाल पे दे रखा है कि संभव है तो संभव का मतलब क्या? संभव का मतलब बच्चों विविक्त कर निकालना है, क्योंकि विविक्त कर ही इन मूलों की प्रकृति बताता। उन्हीं को ये आदेश है, उन्होंने विविक्त कर भैया आए थे, उन्होंने द्विघात समीकरण के 3 नेचर बता के चले हैं, ठीक है ना। उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, जैसे इंसानों के नेचर का कैटेगरी होती है ना भाई, अच्छा बुरा मीडियम वाला। तो विविक्त का साहब ने क्या कर दिया? इनका द्विघात समीकरण का नेचर बता के चले गए। अब नेचर तो बता दिए, लेकिन नेचर बताने के बाद उन्होंने ये भी तय कर दिया कि भैया कौन से नेचर वालों को हम अच्छा माने, कौन से बेकार, और जो अच्छे होंगे उनको हम अपने अंतर्गत ले लेंगे, तो अच्छे नहीं उनको अपने श्रेणी से बाहर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं। चलो बच्चों ठीक है, देखते हैं। हमसे कह रहे हैं लंबाई इसका चौड़ाई के 2 गुना है। चौड़ाई बच्चों आपकी x है और क्षेत्रफल आपका इतना दे रखा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? आप भी बता दो। क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है बच्चों। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो रख दो। लंबाई हमारी कितनी बच्चों? x, और चौड़ाई कितनी बच्चों? 2x। सॉरी, चौड़ाई कितनी बच्चों? x, लंबाई कितनी बच्चों? 2x, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना बच्चों हमारा? 800। कितना बच्चों? 800, ठीक है ना। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये हमारा ऐसे रहेगा। देखो क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, लेकिन 800 का आप इधर ला लो ना, आपका ज्यादा बेटर हो जाएगा। सवालों देखो सही आपका बच्चों ये भी है, ये भी आपका सही है, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। आप क्या लिखोगे बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल होता है, यही होता है बच्चों। हाँ, चौड़ाई कितना बच्चों? देखो लंबाई कितना बच्चों? 2x, चौड़ाई कितना बच्चों? x, ठीक है बच्चों। और क्षेत्रफल कितना बच्चों आपका? 800।
चलिए इनका गुणा करा देते हैं बच्चों। 2x² बराबर का 800। अगर बराबर में दो संख्या ऐसे लिखी होती है और प्लस माइनस में नहीं होती, गुणे में होती, इनके बीच आप देखोगे तो कोई ना कोई गुणे का चिन्ह होगा। 2 गुणे x² इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो अगर ऊपर कोई संख्या तो इस पार आएगी तो नीचे आ जाती है, कहाँ आती है बच्चों? नीचे। तो 2 कहाँ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा 800 के नीचे। आप इन्हें हल कर लो बच्चों। x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा बच्चों, आप इनको काट दो, 2 एक कम 2, 2 चौक के 8। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? देखो अभी आप इन देखो हाँ 1 मिनट बच्चों, अभी आप मत काटो। अगर हम डायरेक्ट कर देंगे आप समझ नहीं पाओगे, फिर ये हमारा मतलब ही क्या रह जाएगा डिटेल आपको समझाने का। देखो बच्चों आप क्या करोगे, x² बराबर 2 इधर आ जाएगा और इतना क्या चलो काट ही देते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8। तो x² बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 400। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो घात समीकरण ही बन गया, बना लेते हैं। x², अब यहाँ x का पद तो हमारे पास है नहीं, x का कुछ नहीं तो हम 0 में x मान लेंगे, क्योंकि हम द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जब उस प्रारूप में ये हो जाएगा तभी तो बच्चे हम हल कर पाएंगे ना इनको। चलो अचर पद कितना बच्चों आप ही बता दो। ये 4 तो इधर आएगा तो बराबर के उधर है, प्लस में इधर आएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 0। समझ में आ गया होगा। देखो हमने कहा x² का तो पद है, x का पद हमारे पास नहीं है, हमें द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है उस प्रारूप में इसको बनाना है। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। तो आपका x² का तो मिल गया, लेकिन x का नहीं मिला आपको तो आप 0 ले लो, उस फॉर्मेट में तो बनाना ही पड़ेगा ना। अचर पद आपको कितना है? 400, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विविक्तकर निकालना है और हमारा जो विविक्तकर होता है वो a, b और c के टर्म में होता है। तो जब तक a, b और c का वैल्यू हमें नहीं पता लगेगा बच्चों, हमें विविक्तकर नहीं पता लगेगा। इसी कारण हम क्या करते हैं, हमारा जो समीकरण आता है अगर उसमें कोई एक पद मिसिंग हो या उसका मतलब वो क्या हो, शून्य हो, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मेट में बनाएंगे। फिर हमारा जो जनरल या व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, उससे कंपेयर करेंगे। चलो बच्चों थे, अब ये बन गया। अब हमें क्या है, दिए हुए समीकरण की दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने पे, ठीक है बच्चों, क्या करने पे, तुलना करने कर दो। व्यापक समीकरण क्या होता है? एक x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। बच्चों हमारा समीकरण क्या है बच्चों? ये है। चलो अब आप बताओ a बराबर बच्चों कितना होगा? जिसका पीछे कोई गुणांक नहीं हो तो उसको हम 1 लेते हैं। और b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0 है यहाँ तो। और c बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? कह दो सर जी, c बराबर होगा -400। ठीक है, अब विविक्त कर निकाल लो। d बराबर क्या होता है बच्चों? b² माइनस का 4ac। चलो b कितना हमारा? 0 बच्चों, ये पूरे 0 ही हो जाएगा, 0 का घात 2 करोगे 0 ही हो जाएगा। माइनस 4 कितना है? a कितना बच्चों? 1। और c कितना है? 400, वो भी माइनस का। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये हम मिटाएंगे, आप एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में थोड़ा जगह कम है। बाद में आप इसको कर लेना, ठीक है ना, या आप एक बार देख लेना। यहाँ हम इनको कर दे रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इनको हम कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो कितना दे रखा है बच्चों? d बराबर, अब आप देखो बच्चों d बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, एक माइनस लगा है सी पे, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, और 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा बच्चों? 1600। ठीक है ना बच्चों, तो d बराबर हमारा कितना निकल गया है बच्चों? d बराबर हमारा निकल गया है बच्चों 1600। तो d का मान क्या है? d का मान 0 से बड़ा है। d का मान क्या है बच्चों? 0 से बड़ा है। और जब d का मान 0 से बड़ा है तो क्या है,
तब संभव है आम की बगिया बनाना संभव है, क्योंकि दो ही केस है जिसपे अस्तित्व है, थर्ड वाले केस में अस्तित्व नहीं। जिसपे अस्तित्व है तो मतलब आप बगिया या मतलब जो भी द्विघात समीकरण दे रखा है इसमें आप उसको बना सकते हो। आम की बगिया पूछा है, आम की बगिया आप बनाना संभव है, ठीक है ना। अब आप समीकरण को हल करोगे। समीकरण क्या दे रखा है बच्चों, देखो डी का मान 0 से बड़ा है, अतः बगिया बनाना संभव है। बगिया बनाना संभव है, ठीक है ना। चलो अब दिए देखो समीकरण से, दिए हुए समीकरण से, दिए हुए समीकरण से आप निकाल लो। हमें निकालना क्या था, लंबाई और चौड़ाई पता करना होता। दिए हुए समीकरण से कितना दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है बच्चों। 400 इधर लाओ, नहीं लाना 400 इधर मत लाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 400 दे रखा है। अब एक चीज आप ध्यान दो, देखो बच्चों हमने क्या बोला, यहाँ आप ऐसे लिखो, अगर x इधर किसी के ऊपर कोई घात होती ना, अगर एक घात बराबर के उधर जाएगी तो बटे में हो जाती, किसमें हो जाती, बटे में। अगर 2 है तो इधर आएगी बच्चों 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ लो, ये कहीं भी आप ऐसा ही करना, अगर x के ऊपर 2 की घात है, अगर बराबर में दो संख्या लिखी हो, अगर इस वाले संख्या पे कोई घात हो, अगर उस पार जाएगी तो वो बटे में हो जाती, क्या होती है, पलट जाती है। घात क्या होती है, पलट जाती है, ठीक है। देखो x, ये घात हम उधर ले जाएंगे तो, अच्छा घात उधर क्यों ले जाते हैं बच्चों, क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना। तो x के अलावा जितनी भी चीज x के पास होंगी उनको सबको x से हटाएंगे, क्यों, हमें x का मान निकालना है। और जब तक x से, देखो x को जितने लोग पकड़ के रखे होंगे, ये जितने लोग x से चिपके होंगे, पहले उन सबको हटा के दूर फेंकना है। जब x अकेला स्वतंत्र आएगा तभी तो उसका मान निकल के आएगा, नहीं तो जो लोग उसके पीछे रहेंगे तो आधी से ज्यादा क्रेडिट तो वही ले जाएंगे कि भैया हम भी x के साथ लगे, ये x का स्वतंत्र मान नहीं है, हम भी इसमें लगे, ठीक है ना। तो ये रॉयल्टी नहीं देना चाहता किसी को, x क्या कहता है भैया पूरा रॉयल्टी हम ही लेंगे। तो जब ये अकेला इसको छोड़ोगे तभी तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, नहीं तो इसके साथ कोई लगा होगा तो भैया मिली जुली वैल्यू होगी, अब पता ही नहीं x को पूरा रॉयल्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला, इसीलिए हम 2 को उधर हटा दें, 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और एक चीज आपको बता दे रहा हूँ बच्चों कि रूट का मान होता है 1/2, कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 की जगह हम क्या लगाएंगे बच्चों, रूट का मान कितना होता है 1/2, 1/2 की जगह हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, प्लस माइनस। अब आप कहोगे सर जी प्लस माइनस क्यों, देखो प्लस माइनस ये होता है कि जितने भी संभावित मान होते हैं संख्या के हम सब ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं किसी सवालों में हम सिर्फ जरूरत के हिसाब से चीजों को लेते हैं। संभावित मान जितने होंगे, अब हमें 1 की जरूरत है तो हम 1 लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ 2 की जरूरत है, क्योंकि द्विघात समीकरण में x की घात अधिकतम 2 होती है, तो 2 मूल की जरूरत है, इसीलिए हम जितने भी संभावित मान है सब ले लेते हैं। अगर 4 होते तो हम 4 को ना लेते, 2 ही लेते, क्योंकि हमें 2 की जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है अधिकतम, ठीक है ना। अब प्लस माइनस मतलब कि एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, सर जी प्लस माइनस 2 मूल इसके कैसे हैं, आप एक चीज समझो, अगर हमने लिखा है 3 × 3, इसका भी 9 होगा, वर्ग वर्ग होगा ना। अगर हमने लिख दिया -3 × 3, बच्चों इसका भी 9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9। तो अगर आप माइनस लोगे एक बार या प्लस लोगे, दोनों का मान कितना आ रहा है बच्चों, दोनों का वर्ग 9 ही आएगा। अगर इनको आप बाहर निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो 3 होगा, इनका भी निकालोगे तो 3 होगा। तो कहने का मतलब संभावित मान कितने हो सकते हैं, कहोगे सर जी 2, एक प्लस का 3 एक का माइनस का 3, ठीक है ना। वैसे इनके साथ भी होगा, इसीलिए हमने प्लस माइनस लिया। देखो संभावित मान हमेशा तो प्लस माइनस दोनों होते हैं। अब देखो ये है रूट, हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं बच्चों जेल, ठीक है ना। रूट की अगर कोई संख्या लिखी होती है, स्कैनिंग मतलब है उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, ये मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका मतलब होता है कि वर्गमूल, इसका क्या निकालना है, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालोगे, देखो वर्गमूल निकालने का तरीका सीख लो। ये जो रूट है ना, इसका नाम हमने रख दिया जेल, क्या रखा जेल, और इस जेल का नाम है रूट। अब यहाँ के जो जेलर है उसने नियम क्या बना रखा है कि जो ये कैदी हैं, बोला आप जेल से बाहर तभी निकलोगे, या इस जेल से कैदी बाहर तभी निकलेगा जब वो अपने जैसा एक साथी और ले आएगा और जोड़े में हो जाएगा।
अगर इस शर्त को आप पूरा कर रहे हो तो आप जेल से बाहर निकलेंगे, नहीं कर रहे हो तो जेल से बाहर आप नहीं निकलेंगे। चलो अब इनको निकालने का तरीका क्या है, गुणनखंड विधि से आप देख लो जोड़ा बनता है कि नहीं बनता। यहाँ कर दे रहे हैं 400 का निकाल लो, 2 दूनी 4, ये साइज कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 25, 2 पंचे 10, 5 पचा 25, 5 एकम 5। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों बना क्या यहाँ, प्लस माइनस A2, देखो ये साइज लिखने समझ में नहीं आएगा आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हटा दे रहे, ठीक है, ये क्या करते हैं हटा दे रहे। अब हमने क्या बोला, जेलर साहब ने बोला था अपने जैसे एक संख्या ले आओ और जोड़े में हो जाओ और जेल से बाहर निकल जाओ। देखो भैया 2 ने एक साथ ही ढूंढ लिया, इस 2 ने भी ढूंढ लिया, इस 5 ने भी ढूंढ लिया, भैया जोड़ा बना लिया, अपने जैसे साथी भी ले लिया। अब सब बाहर निकल आएंगे, ये बाहर निकल के 2 बचेगा, ये नहीं 2, क्योंकि भैया जोड़ा लेके एक ही तो बाहर निकलेगा, ये 5 बचेगा। कितना आया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस 20। ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए, ये आप लिख लेना। देखो बच्चों x का मान कितना आ गया, 2 दूनी 4 पंचे 20, x का मान हो गया प्लस माइनस 20। तो एक बार x बराबर आप 20 ले लो प्लस का, एक बार x बराबर आप माइनस का 20 ले लो। माइनस के वैल्यू को छोड़ देंगे बच्चों, क्यों, लंबाई चौड़ाई हमारी कभी भी ऋणात्मक माइनस में नहीं होती। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x बराबर 20। ठीक है ना, हमसे पूछा क्या बच्चों, हमसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। हमने चौड़ाई कितनी मानी थी बच्चों, x, चौड़ाई कितनी मानी थी, x, चौड़ाई x मानी थी, तो चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 20। और क्या दिया था इसमें, हाँ लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई कितनी मानी थी हमने, फिर इसका मतलब 2x, तो भैया x बराबर 20 रख दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 20 रख दो 40। तो कहने का मतलब चौड़ाई 20 हो गई और लंबाई कितनी होगी बच्चों, लंबाई 40। ठीक है ना, चौड़ाई 20 हो गई, लंबाई 40 हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, चलो अब ये आप देख लो, आगे फिर शुरू करते हैं। आगे अगला सवाल क्या है, ये आपका बच्चों हो गया और ये आपका अगला देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आप लिखो, हाँ बनी बगिया बनाना संभव है, क्योंकि हमने व्यक्त कर निकाला तो 1600 आया, b का मान 0 से बड़ा है, तभी तो हमने आगे हल किया। तो मतलब आप अब कैसे की बगिया बनाओगे, चौड़ाई आपको उसके 20 मीटर लेना है और लंबाई आपकी 40 मीटर लेके आप बगिया बना सकते हो। ठीक है, चलो अब हमसे दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं बच्चों, क्या निम्न स्थिति संभव है। यहाँ कुछ स्थिति दे रखी है और हमसे पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है कि नहीं है। क्या दे रखा है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, अगर नहीं है तो भैया छोड़ दो। हमसे कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, 2 मित्र हैं उनकी आयु का योग, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़। इसीलिए कह रहे हैं आप हमारी शुरू से वीडियो देखिए, आपको जब शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल शुरू होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उन शब्दों को लिखवा देते हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, समझने परेशानी में डालते हैं, जो सवालों में समस्या पैदा कर देते हैं। आप शब्द जो हमने लिखवाया आप हमारी वीडियो देखिएगा, सब लिखा, एक भी समस्या आपको नहीं होगी, जैसा शब्द बोलेगा आप वैसा सवाल रखते चले जाइए, सब बन जाएगा। कह रहा है कि निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र हैं उनकी आयु का योग, योग मतलब जोड़ कितना है 20 वर्ष। तो आप मानोगे, मानव पहले देखो दोनों का जोड़ है 20, 20 मतलब कहने वाला, अगर हमने कहा कि एक की आयु 10 है, हमने कहा राम की आयु 20 है, श्याम की 10 है, दोनों का योग 30। तो अगर हमने बोल दिया कि भैया 2 मित्र हैं राम और श्याम, उनकी आयु का जोड़ योग है 30 वर्ष, उसमें से राम की मर्जी रखी 10,
तो श्याम की बता दो तो आप क्या कहोगे, सर जी टोटल 30 में से अगर हम राम की निकाल देंगे तो हमें श्याम की पता लग जाएगी, ठीक है ना। पहला वैसे समझ लो ऐसे, ये भैया राम जी हैं, ये क्या है, ये श्याम जी, इनके आयु का योग कितना है 30 वर्ष, राम जी की अकेले कितनी 10। हमने कहा बच्चों अगर दोनों का योग जोड़ 30 है, अगर राम जी के अकेले 10 है तो श्याम जी की बता दो बच्चों, तो आप क्या कहोगे बच्चों, आप कहोगे सर जी ये कुल में से अगर राम जी की हटा देंगे तो भैया 20 आ जाएगी श्याम। कहने का मतलब कुल में से आप राम जी की हटाओगे तो 20 मिल जाएगा श्याम। यही चीज आप यहाँ करेंगे। हमें दोनों की उम्र नहीं पता, तो जब कोई चीज हमें पता नहीं होती हम कोई अज्ञात राशि मान लेते हैं। अज्ञात राशि क्या होती है, चर, ABCD जितने भी अल्फाबेट होते हैं सब क्या होते हैं अज्ञात राशि। एक्स और चर क्या होते हैं, ये यही एक अज्ञात राशि होती है जिसका हमें मान निकालना होता है। देखो माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु देखो, पहले माना पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x कितनी हो जाएगी x, ठीक है ना। देखो अभी इसको हम मिटाएंगे आपको समझाने के लिए। पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, पहले मित्र की आयु, अच्छा एक ही हो गया क्या, पहले मित्र की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु x हो गई, और दूसरे की क्या मानोगे बच्चों, दूसरे मित्र की कितने मानोगे, दोनों का योग 20 वर्ष है, दोनों की उम्र का योग कितना है 20 वर्ष है। तो कहने का मतलब एक की अगर x है तो दूसरे की निकालने के लिए आप क्या करोगे, 20 में से घटाओगे पहले वाली की तभी तो निकलेगी, दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x। देखो जैसे हमने बोला कि भैया दोनों का यहाँ 30 है यहाँ 20 है टोटल, अगर एक का 10 दे रखा है तो आपने इससे इसको घटाया तब ये निकला, तो अगर एक का x दे रखा है तो आपने 20 में से x घटा दिया तो दूसरे का निकल आया, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, दोनों मित्रों की आयु का योग भी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले जब भी पहला शब्द आएगा तो आप घटा दोगे, जब भी बाद में आएगा 4 वर्ष बाद तो जोड़ दोगे, ये भी हमने लिखवा रखा है। शब्द संबंधित सवाल शुरू करने से पहले हमने सब जटिल शब्द लिखवा रखे, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कह रहे 4 वर्ष पहले मतलब माइनस, 4 वर्ष बाद जोड़, कह रहे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु क्या रही होगी, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 वर्ष पहले। तो देखिए अगर वर्तमान आयु, पहले मित्र की आयु कितनी है x, दूसरे की क्या है 20 माइनस x, ये इनकी वर्तमान आयु कैसे बच्चों, ये वर्तमान आयु है इनकी, क्या है वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु अगर वर्तमान में x है, पहले के लिए आप घटा दो, ये हो जाएगा, तथा दूसरे की, अच्छा दूसरे की बच्चों दूसरे की आयु बराबर कितना हो जाएगा, पहले मित्र आयु तथा दूसरे की आयु कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरे की आयु बराबर कितना हो जाएगा, देखो दूसरे की 20x है, 20 माइनस x है, 4 वर्ष पहले जाएगा, इसमें 4 घटा दो, दूसरे क्या निकल के आ जाएगी 16 माइनस x, ठीक है ना। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु x माइनस 4 तथा दूसरे की 16 माइनस x हो जाएगी, भाई पहले मतलब घटा दोगे। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48, कहने का मतलब गुणनफल आप समझ लो, गुणनफल मतलब होता है कि अगर दो संख्या का गुणा करो कितना आया 6, कहने मतलब गुणनफल मतलब गुणा करने पर जो हमें ये फल मिलता है ना, कहने का मतलब इन दो संख्या का हमने गुणा किया तो इस गुणा करने के बाद जो एक नई संख्या फल के रूप में हमें मिलती है ना, उसको बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं, मतलब कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलता है, कर्म करने से मिलने वाला फल कर्म का फल, गुणा करने से मिलने वाला फल गुणा का फल, मतलब आपने गुणा किया, गुणा करने से एक नई संख्या फल के रूप में मिली, तो इसका इस फल का क्या नाम रख दोगे, क्योंकि ये फल गुणा करने से मिला है
तो गुणनफल, गुणा करने के बाद मिलने वाला फल, गुणा गुणा से मिलने वाला फल गुणनफल। अच्छा, योगफल, योग से मिलने वाला फल योगफल। जैसे 3 लिख दिया आपने, 4 लिख दिया, एक नई संख्या 7 मिलती, मतलब 3 और 4 का आपने योग किया, योग करने के बाद आपको एक नई संख्या फल के रूप में मिली, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, योगफल। मतलब जो फल निकला है ना, ये किस कारण से आया, ये फल योग के कारण से आया है। किसका, इस फल का कारण क्या है, योग, इसलिए इसको क्या बोलोगे, योग फल। इस फल का कारण क्या है, गुणा, इसको क्या बोलोगे, गुणनफल। ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि भैया 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब कह रहा है कि दोनों को आयु का आप गुणा कर दो, दोनों को आयु का आप गुणा कर दो, और एक नई संख्या जो आप मिलेगी फल के रूप में, वो गुणा करने के बाद मिली, इसलिए गुणनफल होगा। तो यहाँ क्या मिल गया, बोलो भैया 48 मिल गया। क्या मिला बच्चों, 48। 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणा करने पर जो फल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 48। इसी को बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, चलो अब आगे इसको हल करते हैं। अब आप इसको सरल कर लेते हैं। इनका गुणा करा दो भैया, 16x माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 का करा दो, माइनस का 16 चौके 64, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का 4x बराबर का 48। ठीक है बच्चों, चलो ये बना। अब आप इसको यहाँ लिख देते हैं, एक और करिएगा। 16x पहले हम लिख लेंगे, माइनस का 16x क्यों लिखना, आप इसे सरल कर लो ना। 16x प्लस का 4x जोड़ के कितने हो जाएंगे, 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64। एक चीज ध्यान देना, 48 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, बराबर का 0। ठीक है बच्चों, चलो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब ये जोड़ेगा। 64 में 48 जोड़ दो, 64 में 48 जोड़ो बच्चों, 8 4 12, 6 4 10 11, 112। अब 111, अरे सॉरी 112 प्लस का होगा कि माइनस का होगा। हमने क्या बोला, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लेते हैं। बड़ी संख्या 64, उसके पीछे माइनस, क्या लगा दो, माइनस के 112। ठीक है, चलो आप लिखोगे 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 112 बराबर का 0। अभी ये पद जो है ना, अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है। जैसे द्विघात समीकरण का जो एक व्यापक पद रूप होता है ना, ये पहले x की घात 2 वाला आता है, फिर x की घात वाला आता है, फिर अचर पद आता है। तो अभी क्या है, आगे पीछे, पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। एक्स स्क्वायर वाला इधर ला लो, ये आप उधर ला लो, माइनस का 112। आप क्या करोगे, माइनस का एक कॉमन ले लो, माइनस का एक कॉमन लोगे, क्योंकि एक किसी के पीछे आप एक से गुणा कर दोगे बच्चों, कोई फर्क पड़ता नहीं। माइनस का एक, सब में एक एक छिपा होता है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, बराबर के 0। इस माइनस से एक को आप उधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल 0। हमसे कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है जो इसमें दे रखा है। अगर संभव है तो इनकी उम्र निकाल दो। किसकी उम्र, हाँ इनकी, अगर संभव है क्या कह रहे हैं, इनकी उम्र निकाल दो। ठीक है, संभव नहीं तो इनकी उम्र मत निकालो। तो संभव है ना, संभव होने के लिए हम क्या करेंगे, विविक्तकर निकाल के चेक करेंगे ना। अगर 2 दशाएं बनेगी, डी का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर, तब तो संभव है। नहीं, अगर डी का मान 0 से छोटा है तब संभव नहीं है। चलो निकालो। पहले क्या करोगे, दिए हुए समीकरण की, क्या करोगे बच्चे, दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने में, क्या करोगे, तुलना करने में। व्यापक समीकरण हमारे कितना, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। चलो ये चीज हम यहाँ, ये आप देख लेना, ठीक है ना, आप लिख लो, समझ लो, आगे पीछे बढ़ा के करवा लेना। ठीक है, चलो कॉपी में आप अपने लिख के, तब आप जैसे जैसे हम बोले बता रहे हैं ना, आप कॉपी में लिख के समझिएगा, समझ को आपको आ जाएगा। साथ साथ लिखते चलिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब तुलना करो बच्चों, देखो इनमें
जहां कुछ नहीं हो तो वो 1 मानते हैं। ए बराबर बच्चों 1, बी बराबर बच्चों -20, बी बराबर -20 देखो, और सी बराबर बच्चों 112, सी बराबर 112, तो डी निकाल लो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और बी कितना है बच्चों, अच्छा माइनस का है ना, ये -20 है, तो 20 का वर्ग -4, ए कितना है बच्चों 1, सी कितना है 112। किसी भी संख्या के ऊपर जितने की घात होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा कर देते हैं। करो बच्चों, 20 गुणे 20, और माइनस भी है, 4 एकम 4 12, और इसके बाद 2 को 4 के 112 करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 20 भी संयम 400 होता है, माइनस का 448, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 448 में 400 घटा दोगे बच्चों 48 आएगा। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे, हमने क्या बोला, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह हम लगाते हैं। बड़ी संख्या क्या है बच्चों 448, तो 448 के पीछे माइनस है, आप यहाँ माइनस लगा दो, तो कहने का मतलब डी हमारे कितना आ गया बच्चों -48। देखो डी का मान कितना आया -48। अब एक चीज आप गौर करना, अगर हम द्विघात सूत्र का पता होगा, हमने कल बताया था कि भैया प्लस माइनस द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2। अब एक चीज गौर करो बच्चों, हम विभक्त कर जो निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये यही तो है, ये वाला ही जो निकालते हैं, और ये पूरा किस में है, रूट में, तो हमारा जो इसका मान आया -48, तो यह तो रूट के अंदर है ना, और रूट के अंदर कोई संख्या अगर ऋणात्मक हो जाए तो काल्पनिक है भैया, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या का कोई क्या होता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वर्गमूल नहीं निकलता है, हमारे अस्तित्व में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझ ले खाली 48 ही माइनस है, क्योंकि भैया माइनस वाली संख्या तो वास्तविक संख्या होती है ना, अगर आप संख्याओं को नंबर रेखा पे दर्शाओगे, 0 की इधर प्लस 0 की इधर माइनस, तो वो क्या होता है, वो रूट से बाहर निकल के माइनस में संख्या आती है, ठीक है ना। ये आप गौर करोगे तो ये सिर्फ 48 नहीं माइनस का, ये सूत्र का आप ये वाला हिस्सा निकाल रहे हो, ये रूट के अंदर है सब, तो ये -48 पूरा रूट का है। तो अब ये माइनस में आ गया, मतलब डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, और जब डी का मान 0 से छोटा है तो मूल का अस्तित्व नहीं है, इसका ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। देखो डी का मान 0 से छोटा है, अतः देखा क्या होगा, डी का मान 0 से छोटा है, क्या लिखोगे, अतः ये स्थिति संभव, देखो ऐसा मूलों का संभव, देखो डी का मान क्या है 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में मूल द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं होते, क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं होंगे, तो हम जब द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं होंगे तो भैया ऐसी स्थिति संभव नहीं है जो सवाल पे दे रखा है, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसका मूल संभव नहीं, द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है, अतः इनका मूल संभव नहीं है, क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है, अतः इनका मूल संभव नहीं है, ठीक है। ये देखो आप देख लो, इसे लिख लेना, ठीक है ना, इसे हम मिटा दे रहे हैं। हम आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, आपको सब करवाएंगे पहले, द्विघात समीकरण के बाद आपका नया चैप्टर चलेगा कल त्रिकोणमिति, इसके बाद जैसे परीक्षा आपकी नजदीक आएगी, फरवरी में ना पेपर आप सबका, तो आपको उन सब चैप्टर के चुनिंदा या महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप उससे बेफिक्र रहिएगा। चलिए अब तीसरा सवाल देख ले रहे हैं, तीसरा और इस चैप्टर का लास्ट सवाल, इसके बाद द्विघात समीकरण आपका खत्म। चलिए बच्चों, तीसरा क्या कह रहे हैं हमसे, क्या एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है, हमसे कह रहा है
हमें एक आयताकार पार्क बनाना है, ये पार्क ले लो आप, ठीक है, इनका नाम है पार्क। ये कैसा है? आयताकार। कह रहे कि एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर है। परिमाप कितना दे रखा है? दिया है परिमाप 80 मीटर, और हमसे क्या कह रहा है? उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों? 400 मीटर स्क्वायर। हमसे कह रहा है कोई आयताकार पार्क बनाना संभव है क्या जिस पार्क का परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर। तो आप देखो, आप मानोगे, माना आयताकार पार्क की लंबाई, लंबाई मानोगे ना भाई, आपका क्षेत्रफल दिया, परिमाप दिया है, तो भैया जब तक लंबाई, अब इसका लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चलेगा तो आप इनके सवालों को कैसे हल कर पाओगे? आयताकार पार्क है, आयताकार पे देखो, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। अच्छा, अब लंबाई चौड़ाई क्यों निकाल? क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई ही तो होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमने क्या बोला, अगर आपने इसको लंबाई मान लिया, ये इतना लंबा है, ये आपका क्या है? इतना चौड़ा है। ये लंबाई को एल मान लिया और चौड़ाई को क्या मान लिया? बी। तो माना आयताकार पार्क की लंबाई एल और चौड़ाई बच्चों बी, ठीक है ना। अब आप सर जी आपने लंबाई चौड़ाई क्यों मानी? क्योंकि आयत जो होता है ना, वो लंबाई और चौड़ाई से ही मिलकर बना, उस पर लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसीलिए हम लंबाई चौड़ाई मानते हैं। तो एक आयताकार पार्क है, पार्क का शक्ल कैसा है? आयताकार। अगर ये आयत को निरूपित करेगा तो आयत के जितने भी गुणधर्म होंगे इस पे लागू होंगे। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, तो अगर लंबाई इसको हमने माना एल, ए भी एल होगी, इसको बी माना तो ए भी बी होगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि परिमाप 80 दे रखा है, कितना दे रखा है? 80। परिमाप क्या होता है बच्चों आयताकार? आयत का, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और लंबाई कितनी बच्चों? एल। चौड़ाई कितनी? बी। और ये दिया कितना है? ये दिया है 80। इसको यहाँ लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं बचेगी, काफी बड़ा लिख दिया हमने, इसको यहाँ लिख दें, थोड़ा वहां जगह बच जाएगी ना, तो सरल करने में आसान है। तो परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। अब देखो, 2 गुणे लंबाई कितना बच्चों है, चौड़ाई कितना भी, और दिया कितना है बच्चों? 80, ठीक है ना। 2 उधर ले जाओ, एल प्लस बी बराबर, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, काट दो 40। तो एल प्लस बी बराबर बच्चों 40, ठीक है। एल प्लस बी बराबर बच्चों 40, ठीक है। एल प्लस बी बराबर बच्चों 40। इसको आप सही से लिख लो, एल प्लस बी बराबर बच्चों 40, और सही से लिख लो, समझ में नहीं आ रहा है तो एल प्लस बी बराबर बच्चों 40, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा इक्वेशन बैठा लो इसमें, ये तो परिमाप पे निकाल दिया हमने। अब ये बताओ बच्चों, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे बच्चों चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी बच्चों? एल। चौड़ाई कितनी बच्चों? बी। और क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 400। चलो हमें एक सभी देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको भी आप और हल करो, इस चीज को अभी एक और हल नहीं, आप समझ नहीं, देखो ये भी हटा देना, इसको भी अब और हल करो। देखो, एल प्लस बी बराबर आपका है 40, तो एल इधर रहने तो बी को हम उधर ले जा रहे हैं, एल बराबर हो जाएगा 40 माइनस बी, ठीक है ना। इस समीकरण हमने एक मान लिया, ठीक।
अब देखो, अब आप निकाल लो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो निकाल लो, लंबाई कितना बच्चों एल, चौड़ाई कितना बी, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों 400। अब देखो एल की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों 40 माइनस बी, एक ही टर्म में लेंगे। क्यों, जब एक ही टर्म में इसको हम बना लेंगे तो हमें इसका आसानी से मान मिल जाएगा 400, ठीक है ना। अब गुणा करा दो 40 बी, ये कराओगे ना, चलो 40 बी और माइनस का बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 400। अब 400 इधर लो भैया, 40 बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 400 बराबर जी। अब ये अव्यवस्थित क्रम में, अव्यवस्थित क्रम में है, इनको व्यवस्थित क्रम में लिख लो, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 40 बी माइनस का 400 जीरो, माइनस एक कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस का 40 बी प्लस का 400, चिन्ह बदल जाते हैं ना बच्चों, माइनस बी उधर ले जाओ, अरे माइनस वन इधर ले जाओ, बी स्क्वायर माइनस का 40 बी प्लस का 400 जीरो, ठीक। ये हमारा समीकरण बन गया बच्चों। अगर ऐसी आयताकार क्या दे रखा है, अगर ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है तो हम इसके मूल्य निकालेंगे, नहीं संभव है तो इसके मूल्य नहीं निकालेंगे। अच्छा संभव कैसे होगा, इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, विविक्तकर निकालेंगे, क्योंकि विविक्तकर ही हमें बताएगा कि इसका स्थिति सही क्या बताएगा, विविक्तकर ही हमें बताएगा कि संभव है कि नहीं है। चलो अब क्या निकालोगे, ये हम हटा दें, ठीक है। विविक्तकर साहब ही हमें बताएंगे अब कि संभव है कि नहीं है बच्चों। चलो हमारे समीकरण बन गया। अब इसको आप एक बार यहाँ लिख दो भैया, एक बार यहाँ लिख दो, अब दिए हुए समीकरण, अच्छा तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि विविक्तकर हमारा एबीसी टर्म में होता है। दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से, दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने पे क्या करोगे बच्चों, तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दो। आपसे पूछेंगे, आप कहोगे भैया ए बराबर, आप कहोगे सर जी एक होगा, जिसके पीछे कुछ नहीं होता एक मानते हैं। आप कहोगे बी बराबर बच्चों, तो कह देंगे सर जी बी बराबर तो 40 हो। यहाँ कंफ्यूज नहीं होता, यहाँ हमने अगर एक्स के पद में मानते तो हमें एक्स के रूप में मिलता, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, हमने एल और बी मान लिया, और हमारे ए बी सी ए बी टर्म में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बी बराबर माइनस का 40 और सी बराबर 400। चलो युक्त का निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं अब, बी हमारे कितना माइनस का 40, 40 का गुणा कर दो, ये कितना है एक, ये कितना है, चलो अब डी बराबर, किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती उतनी बार गुणा हो जाता। देखो -40 गुणे इसको हम यहाँ कर दे रहे, डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक है ना। किसी भी संख्या के ऊपर जितनी, जितने की घात लगी होती है, किसी भी संख्या के ऊपर जितने की घात होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा, मतलब 2 की घात है 40 का गुणा 2 बार, तो आप यहाँ करके समझा दे रहे हैं 40 गुणे 40 माइनस माइनस का प्लस, 4 चौके 16 डबल जीरो, कितना आएगा बच्चों 1600 आएगा, कितना आएगा 1600, हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना आएगा 1600। अब देखो 4 चौके 1600, ए भी 1600, ये घट जाएगा जीरो, डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो आ गया, मतलब समीकरण का मूल अस्तित्व में है। इसका मतलब आयताकार पार्क बनाना संभव है। जब संभव है तो हम इनके मूल्य निकालेंगे और ये देखेंगे भैया कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई का बनेगा आयताकार पार्क हमारा, ठीक है ना। डी का मान जीरो हो जाए या फिर जीरो से बड़ा हो जाए तो मतलब संभव है, जीरो से छोटा संभव नहीं।
अब ये डी बराबर 0 है, तो अतः द्विघात समीकरण के मूल संभव है। आप निकाल लो, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। ये हम देखो, ये आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये हमारे द्विघात समीकरण लिखा, इसी को निकाल दे रहे हैं, ठीक है। जगह नहीं है बोर्ड में, थोड़ा छोटा बोर्ड है, ठीक है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। भाई अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो और भी आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचे जिनसे इनको क्या हो, उन बच्चों को लाभ मिले, ठीक है बच्चे। चलो अब कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, देखो गुणनखंड बीच लगा दो। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे x का जो गुणांक होते हैं, यहाँ b है, जो b का गुणांक है उसका अचर पद से गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। इसको भी हटा ही दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये आप लिख लेना। ये आप देख लो। अब 400 को गुणनखंड कर लो। ऐसे तो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 40। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पचा 25, 5 एक कम 5, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 गुणे 20, तो 400 तो आ ही जाएगा। और जोड़ने घटाने में देख लेते हैं, 20 में 20 जोड़ोगे तो 40। अब हमें माइनस का 40 चाहिए। हमने क्या बोला, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह हम लेते हैं, और जो चिन्ह हमें चाहिए वो आप बड़ी संख्या के पीछे लगा दो, हो गया, कुछ नहीं करना। भैया माइनस चाहिए तो माइनस लगा दो। जब संख्या बराबर है, जब संख्या बराबर होती है ना, तो भी हमें कोई समस्या नहीं होती। जब संख्या बराबर है तो आप कोई भी चिन्ह ले लो, क्योंकि चिन्ह हमेशा उस पर एक ही होगा, दो आ ही नहीं सकते। देखो अगर 2 की स्थिति बनेगी तो 0 ही हो जाएगा। देखो ये माइनस और यहाँ भी माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस के बच्चे होते हैं प्लस, ये जुड़ेगा 20 20 40। बड़ी संख्या के पीछे के चिन्ह लगाते हैं, यहाँ तो दोनों बराबर है तो किसी का भी लगा दो, -40, ठीक है ना। क्योंकि अगर प्लस वाला आप लोगे ना तो 0 हो जाएगा। और प्लस बनने की दो ही कंडीशन, एक माइनस माइनस का प्लस, एक प्लस प्लस का प्लस। तो आप क्या लोगे, -20 और -20। क्या लोगे आप, -20 और -20। चलो ले लेते हैं। b² माइनस का 20 और माइनस का 20 प्लस का 400। एक या दो का जोड़ा बना लो। यहाँ b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b माइनस b। यहाँ -20 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस माइनस b माइनस 20, ठीक है ना। एक आप ये ले लो b माइनस 20, एक ले लो b माइनस 20। दोनों यही बचेगा बच्चों, यही बचेगा, ठीक है बच्चों। देखो हाँ माइनस का ये माइनस, एक बार आप इसको 0 दिखा दो, b माइनस 20 बराबर 0, तो b बराबर 20। एक बार इसको 0 दिखा दो, b बराबर 20। देखो आपको पता भी लग गया, आपका d बराबर 0 आया था। d बराबर 0 का मतलब कि d 0 के बराबर है, तो मूल जब दो निकलेंगे, जब d बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं आपस में। दो मूल होंगे वो बराबर होंगे, ये कंडीशन होती है ना वियुक्त करके। तो जब d बराबर 0 आ गया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया दो मूल निकल के आएंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर एक दो तो दूसरा भी दो, 20 और 20, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपका ये है गया कि हमारी चौड़ाई कितनी आ गई। देखो बच्चों b तो हमने चौड़ाई मानी थी, चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों, b चौड़ाई कितनी बच्चों, b है, और b बराबर कितना, 20 आ गया, ठीक है बच्चों। अब लंबाई कितनी होगी बच्चों, लंबाई भी 20 हो जाएगी। लंबाई भी तो हमने क्या मानी थी, देखो लंबाई l होती है, लंबाई क्या होती है बच्चों, l होती है। तो अब l निकाल लो, कैसे निकाल लो आप बताओ। परिमाप हमारे कितना था बच्चों, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दे रखा था, 80 दे रखा था। दो उधर ले गए थे तो l प्लस बी हमें कितना मिल गया था, 40 मिल गया था। और b हमें दिया कितना, 20, 40 उधर है, l बराबर 20 उधर ले जाओ तो 40 प्लस का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, l बराबर 20, ठीक है ना। तो b बराबर 20 मिल गया और l बराबर 20 हमने परिमाप से निकाल लिया। आप चाहो तो क्षेत्रफल से भी निकाल लिया, तो किसी भी आप वैल्यू पुट कर दोगे आपको b सॉरी l का मान निकल आएगा। तो l भी 20,
अरे ये तो नहीं चल रहा क्या, देखो बी भी 20 और एल भी 20। तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा पार्क बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी 20, चौड़ाई कितनी होगी 20। समझ में आया? हमने क्या बोला, जो भी हम पार्क तो संभव है लेकिन लंबाई चौड़ाई क्या होगी बराबर बराबर। वो आपको विभक्त कर सही पता लग गया होगा, जब मूल बराबर आएंगे तो भैया लंबाई भी बराबर होगी और चौड़ाई भी। लेकिन ये आयत, जो आयत का क्या दे रखा है, आयता का जो पार्क बनेगा ना, ये कौन से प्रारूप का होगा, ये वर्ग का प्रारूप का होगा। क्यों? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो तो वर्ग का रूप धारण कर लेता है ना। तो ये आयताकार जो पार्क बनेगा किस प्रारूप का होगा, वर्ग का होगा। तो आप ये नहीं समझो, आप इतना ही समझ लो कि भैया हमें चौड़ाई 20 मिलेगी, लंबाई 20 मिलेगी, मतलब पार्क बनेंगे, स्थिति संभव है। और कितने मीटर का पार्क बनेगा, 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। लिख लेना, पार्क संभव है तो 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई का पार्क बनेगा। कितने का बनेगा, 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई का क्या बनेगा, पार्क बनेगा। ठीक है, चल बच्चों, इसी के साथ आपका द्विघात समीकरण समाप्त। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट चैप्टर था द्विघात समीकरण का 4.4। आपका द्विघात समीकरण समाप्त आज से। और जितना हमने आपको पढ़ाया है आप एक बार उसका रिवीजन करिएगा। कल आपका नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम रहेगा त्रिकोणमिति। क्या नाम है, त्रिकोणमिति। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ क्लास हमारी समाप्त होती है। तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय। ठीक है बच्चों, चलो राधे राधे।